स्टार्टिंग विथ आज का मेन टॉपिक जो है कि एक साल मार्केट कहाँ रहेगा नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट 6 मंथ कहाँ रहेगा मार्केट। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पहले तो मार्केट अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्राइडे अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला हमको यूएस मार्केट में, और साथ ही में हमको इंडियन मार्केट में भी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे आया मार्केट अच्छा खासा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ कहा जा सकता है मार्केट, और पास्ट 6 मंथ मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी यूएसए है, तो मोस्टली हर कंट्री यूएसए को फॉलो करता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये एक्शन का रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी प्रीडिक्टेड था कि मार्केट एक रिसेशन में जा सकता है, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक स्लो डाउन, एक रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल वो चीजें अभी समझ नहीं आएगी एक ग्राउंड लेवल पे, बट धीरे धीरे हम लोग रिसेशन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट की हालत अभी और खराब होगी। तो यहाँ पे कौन से इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा हो सकता है अगर मार्केट नीचे आता है? तो सेकेंड थिंग कि मार्केट ये फर्स्ट टाइम नहीं जा रहा है रिसेशन या स्लो डाउन में। प्रीवियस संडे में जिन 2-3 लेक्चर जो देख रहे हैं पिछले स्टार्टिंग से, एक संडे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेक्टर वाइज जब एनालिसिस किया था हमने, जब तब देखा था कि 2016 में भी मार्केट वैसा ही गिरा अच्छा खासा। 2015-16 मार्केट, 2009 से 2014 का मार्केट, 2008 में क्रैश के बाद में 9 से 14 जो था वो एक स्लो डाउन, स्लोली अप मूव में कन्वर्ट हुआ। तो वहां पे वी शेप रिकवरी देखने को मिली, जस्ट लाइक कोरोना में हुआ था वैसे। उसके पहले भी 1996 1992 टू 1996-8 तक के मार्केट अच्छा खासा नीचे रहा। 2001 से 2002 भी मार्केट नीचे रहा। तो मार्केट में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, यस, बट ट्रेडर पहली बार देख रहे हैं। कुछ लोग जो 10 साल से मार्केट में उन लोगों ने देखा है यहाँ, बट वही है कि जिन्होंने पहले देखा है, उन्होंने स्टडी किया है, तो ये रिसेशन का फायदा उठा पाएंगे। जिन्हें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ से अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग विद ये शुरू कहाँ से हुआ? तो लिक्विडिटी इशू हमने बहुत देखा होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी इशू है, और इन्फ्लेशन। लिक्विडिटी इशू इन टर्म ऑफ नॉट कि लिक्विडिटी नहीं, एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में। मार्केट में जो है एक्सेस लिक्विडिटी है, ज्यादा पैसा है। तो ये पैसा कहाँ से आया मार्केट में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत कोरोना से हुई। जैसे कोरोना में स्लो डाउन हुआ, मार्केट रिसेशन हुआ चालू, सॉरी, जैसे कोरोना शुरू हुआ सब मार्केट क्रैश हुए। उसके बाद में हमने देखा कि बिजनेसेस ठप हुए, बिजनेस सप्लाई चेन जो थी वो ब्रेक हुई, और उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बीच में आके लोगों की हेल्प करनी पड़ी, कंपनीज को रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा लोन्स को, और इंसेंटिव भर भर के देने पड़े। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी यूएसए थे, तो यूएसए ने क्या किया लीडरशिप दिखाते हुए? फर्स्ट थिंग तो 3 ट्रिलियन पैसा उन्होंने छापा, $3 ट्रिलियन मनी उन्होंने छापा, और वो कंपाउंडिंग मार्केट में, राइट? अभी लोगों के हाथ में पैसा दिया, उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन किया उन्होंने, कि जैसे कि $1,000 हर हर व्यक्ति के हाथ में दिया कि आप लोग खर्चा कर सकते हैं, स्पेंडिंग पावर बढ़ानी और इकोनॉमी को संभालने के लिए उन्होंने $3 ट्रिलियन को प्रिंट किया। उसके अलावा हमने देखा कि उसके अलावा और 3 ट्रिलियन एक्सेस उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की मार्केट को, जो कि टोटल $6 ट्रिलियन मार्केट में आए। अभी सिर्फ ये यूएस मार्केट में आया क्या? नहीं, कि इन्होंने अदर कंट्रीज को इंसेंटिव प्रोवाइड किया, जैसे लाइक इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोप है, और आसियान कंट्री है। इन सब कंट्रीज को कुछ ना कुछ अलग अलग वे से इंसेंटिव और एड प्रोवाइड की, जैसे वैक्सीन है और दूसरी जो जो रिक्वायर्ड चीजें है, वो सारी चीजें यूएसए ने प्रोवाइड की। इस चक्कर में क्या हुआ कि एक्सेस अंधा पैसा उन्होंने प्रिंट किया, अंधा पैसा प्रिंट करके उन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड की। अब ये चीजें कैसे थी कि प्री कैलकुलेटेड नहीं थी, जस्ट मैनेज टू सिचुएशन, करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन को उन्होंने मैनेज करने के लिए एक्सेस मनी प्रिंट किया, और प्रिंट करके उन्होंने मार्केट में पंप आउट कर दिया। उसके बाद में रिएक्शन क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिले हमको कि यूएसए के ही लोगों ने, जो $1,000 $2,000 जिन लोगों को मिले, उन्होंने पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। बहुत से आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे कि जो उनको
इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली हेल्दी होने के लिए उनको पैसा दिया था, सर्वाइव होने के लिए पैसा दिया था, बट उन्होंने वो स्टॉक मार्केट में लगाया और उसके बाद में जो बूम आया मार्केट में वो उसी वजह से आया कि लोगों ने पैसा मार्केट में ना खर्चा करते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और वहां पे अच्छा खासा फायदा देखने को मिला। सेकंड थिंग कि उन्होंने रेट कट किए, रेट कट के बाद में लोन्स अच्छे खासे प्रोवाइड है, वो भी मार्केट में खूब पंप आउट हुए स्टॉक मार्केट में, और यूएसए के बड़े प्लेयर ने ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी में पैसा डाला। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि एक्सेस पैसा जो आया वो मार्केट में अच्छा खासा आ चुका था, जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास भी आ गया था और मार्केट में अच्छा बन भी रहा था पैसा। बट प्रॉब्लम कहाँ तक था कि जब तक पैसा गवर्नमेंट देख रही थी टेम्पररी कि पैसा नहीं है मार्केट में और पैसा डालना चाहिए, तो डाला, उन्होंने डाला, बट बाद में रिकवरी होने के बाद, इकोनॉमिकल रिकवरी होने के बाद में क्या हुआ, वो पैसा तो मार्केट में घूम रहा था, पैसा मार्केट में घूम रहा था, इसलिए अभी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था कि हर के पास पैसा है और जो बना एक्सेस पैसा वो भी मार्केट में घूम रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि एक्सेस मनी जब इतना मार्केट में आ चुका है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो यूएस में हम लोग देखेंगे कि लास्ट 40 ईयर में इतना इन्फ्लेशन नहीं था जितना कि आज देखने को मिलता है। तो 6 ट्रिलियन मीन्स कितना होता है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 3 ट्रिलियन इन्होंने प्रिंट किया है, 1 ट्रिलियन होता है, इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे कि जो कि 3 ट्रिलियन डॉलर में, तो 75 का रेट था वो टाइम पे पकड़ लो, तो 75 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन होता है। तो 2,25,000 करोड़ उन्होंने प्रिंट किया है जस्ट, और वो प्रिंट करके उन्होंने मार्केट में पंप किया है। तो इतना पैसा मार्केट में घूम रहा है, उसके बाद में ये वापस इन्होंने 3 ट्रिलियन उसमें और ऐड कर दिया, तो 4.5 लाख करोड़ डॉलर ये मार्केट में घूम रहा है। अभी इसको वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, कोई ऑप्शन नहीं गवर्नमेंट के पास अभी रेट हाइक करने के अलावा। तो जैसे हमने देखा कि यूएस इन्फ्लेशन है 40 ईयर हाई, और लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया फ्राइडे में, और 2 to 3% मार्केट क्रैश हुआ यूएसए का। और अगर देखेंगे हम लोग कि ये नंबर आ गए इसके बाद में सॉल्व आउट हो जाएंगे प्रॉब्लम और इंडियन इकोनॉमी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट एक स्टार्टिंग है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है कि मार्केट अभी शुरू कर रहा है नीचे गिरना, और जब देखने को मिलेगा कि मार्केट वन वे जैसे नीचे आता है तो बहुत सारे शेयर हमको कोरोना लेवल के नीचे मिलेंगे। मैं रिपीट करूंगा कि बहुत सारे शेयर हमें कोरोना लेवल के नीचे मिलेंगे। जिन लोगों को लग रहा था कि कोरोना अपॉर्चुनिटी राइट निकल गई हाथ से, तो उनके लिए एक सरप्राइज है कि वापस से वो अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट वो इजी नहीं रहेगी कि जैसे शार्प करेक्शन देखने को मिला हमको कोरोना में और वी शेप रिकवरी देखने को मिली, वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमको स्लो एंड स्टडी हमको ऊपर जाते हुए दिखेगा मार्केट। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, आई एम ऑडिएबल, आवाज आ रही है मेरी? यस, 1 सेकेंड। राहुल आवाज येते? सर येतोय, आवाज येतोय। ओके ओके, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए एक बार वापस कंफर्म किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8.6% हमको इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी जरूरत क्या है और यूएसए किस चीज के बारे में सोच रहा है आगे? अभी के लिए उन्होंने टारगेट ऑलरेडी वो 1 साल से टारगेट प्रिडिक्टेड है कि इन्फ्लेशन 2% आना चाहिए। नंबर्स नोट डाउन करना कि इन्फ्लेशन का टारगेट है 2%, और अभी का इन्फ्लेशन देख रहे हैं हम लोग तो 8.6, मतलब इसको कितना कवर करना है उनको, ऑलमोस्ट 6.5% उनको इन्फ्लेशन नीचे लाना है। और रेट कट कितना की हुआ है? सिर्फ मार्च में 0.25 50 बेसिस पॉइंट, जून में सिर्फ 0.75% उन्होंने कट किया है, और इन्फ्लेशन देखे तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इट्स मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे उनको और भी रेट करने, एग्रेसिवली रेट कट करने की जरूरत है कि 2% तक ऑलमोस्ट उनको रेट कट करना पड़ेगा, जो कि वो वापस से हिस्टोरिकल डेटा आएंगे कि 50 ईयर में ऐसा नहीं हुआ, 40 ईयर में ऐसा नहीं हुआ, बट इनको करना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ 0.50 बेसिस पॉइंट कट करके मार्केट इतना क्रैश हो रहा है, तो बाद में जब ये 50-50 1-1% जब ये कम करेंगे रेट और हाइक करेंगे रेट, तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट और भी जोर से नीचे आएंगे। और सेकेंड थिंग इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी जो है रेट हाइक कर रहे हैं,
लिक्विडिटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है यूएसए। साथ में हमने इंडिया में भी देखा कि हमारे भी रेट हाइक हो रहे हैं, हर कंट्री में रेट हाइक देखने को मिल रहा है। यूके यूके साइड से तो स्टैगफ्लेशन के भी ये आ रहे सिग्नल की स्टैगफ्लेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे। तो ये सिग्नल हमको इंटीमेट कर रहे हैं कि यहाँ से इजी नहीं रहेगा मार्केट। और सेकंड थिंग कि ओवर द नाइट तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग जज कर पाएंगे मार्केट को, क्योंकि यहाँ से अभी बस रेट हाइक हो गए और कल से मार्केट बढ़ना शुरू। बीच बीच में रैलीज आएंगी, बट वो रैली वापस से गिरते हुए नजर आएगा, मार्केट वापस से नीचे आएगा। तो यहाँ पे घाई करके कोई फायदा नहीं। हम लोग चार्ट देखेंगे आगे कि जैसे यू टर्न लेगा मार्केट तब हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, और यू टर्न का टाइमिंग क्या होता है, और यहाँ से कितना टाइम और गिरेगा मार्केट, भले हमको छोटे मोटे बाउंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये चीज देखने को मिला हम लोगों की, ये 2% का इनका टारगेट है। तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं कि अभी और रेट कट होने वाले हैं, और हमको जैसे भी और आउटकम आएंगे एक थर्सडे को यूएसए का वापस से आउटकम आने वाला है, फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग है उसका आउटकम आएगा। तो वहां पे हमको और चीजें देखने को मिलेगी कि और कितने वो सीरियसली देख रहे हैं इस चीजों को, और कंट्रोल में लाने के लिए क्या कर सकते हैं। ज्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं है कि रेट हाइक करने के अलावा। हम लोग ये चार्ट अगर देखेंगे तो यूएस फेड ने कब कब रेट हाइक किए और कितने डाउन किए। तो लास्ट टाइम देखे 1980s, उसके बाद में से कंटिन्यूअसली नीचे ही रेट उन्होंने सिर्फ कट किए, नॉर्मल बढ़ा है बट ज्यादा कट हुए। तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअसली चार्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है 2021-22 लास्ट में कि यहाँ पे थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे और यू टर्न लेगा मार्केट, बट हिस्ट्री देखे हम लोग लास्ट 30-40-50 ईयर, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में ये चीजें सॉल्व हो जाती है, और वही टाइम होता है अपॉर्चुनिटी का कि यहाँ से राइट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि 2008-9 का टाइम राइट था कि वहां से बजाज फाइनेंस जैसे शेयर 10-10 रुपए के 6,000-7,000 हो गए। एशियन पेंट, हैवल्स जो 8-10-20 रुपए के शेयर थे वो आज 1,000, 2-2, 3-3 हजार के घर में हो गए। तो वो जो अंधा पैसा बनेगा वो ऐसे मार्केट ऐसे रिसेशन के बाद में बनता है, ना कि आपने कहीं पकड़ लिया और वो डबल हो गया या फिर सिंगल हो गया और उसके बाद में 20% 25% मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इवेंट जो है ये वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये इवेंट जब एंड होगा, ये इवेंट में कब खरीदना है वो हम लोग आगे देखेंगे कि यही राइट टाइम होता है कि यहाँ पे मल्टी बैगर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और रेट हाइक हमको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यूएस के प्रॉब्लम है इसमें इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। तो यूएस में अगर मनी जो है निकलेगा मार्केट से बाहर, कॉम्प्रेस होगा वहां पे, तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी कॉम्प्रेशन इंडिया में भी आएगा। जैसे कि हमारा ऑलरेडी रेट हाइक हो रहा है, और अभी तो रेट हाइक होना शुरू हुआ है, तो ये प्री पैंडेमिक लेवल जो था 6-6.5% रेपो रेट वहां तक के जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को हमारे ईएमआई भी बढ़ते हुए दिखेंगे, और दूसरी चीजें कि हर जगह हमको रेट हाइक महंगाई देखने को मिलेगी। वहां से फिर इंडिविजुअल पर्सन स्पेंडिंग कम करेगा, और स्पेंडिंग कम करने के बाद में ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। उसके बाद में अलग एक मेजर फैक्टर है जो कि यूएस से शुरू हुआ और एक्सेस इकोनॉमी में पैसा आने की वजह से शुरू हुआ, और इसको सपोर्टिव चीजें थी जो यूक्रेन रशिया वॉर, राइट। यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ, उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट 110 डेज हो चुके, 110 दिन के आसपास, बट अभी तक के कोई संकेत नहीं है कि ये रुकने वाला है, और एक्सटेंसिवली ये बढ़ रहा है। तो ये वॉर हमको और भी आगे देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैप में भी एक बार आपको दिखाता हूँ मैं कि ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम लोग अगर वेस्ट की ओर जाए तो यहाँ पे है यूक्रेन, ये है यूक्रेन, और ये लैंड बॉर्डर रशिया की शेयर करता है, यहाँ पे मॉस्को है। तो यहाँ से अभी और चीजें बढ़ते हुए कैसे नजर आएगी, तो यहाँ से आपको क्लियरिटी आएगी कि यूक्रेन को सपोर्ट पूरा वेस्ट कर रहा है, और वेपन्स वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों को, जो कि अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन्स भी आ रहे थे। वॉर रोकने के लिए कोई आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा है, स्पेशली यूएस सपोर्ट कर सकता है इस चीज को, बट यूएसए ही कुछ वेपन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वॉर रुकने वाली नहीं है। इसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन हो रहे हैं, इंपोर्ट बैन हो रहे हैं, क्योंकि मेजर एक्सपोर्टर जैसे गेहूं है, टी है, ऑयल है, इनमें हम लोगों को रेट हाइक देखने को मिला और बहुत सारी न्यूज देखने को मिली। तो ये मेजर एक्सपोर्टर थे वो चीजों के। बेलारूस रशिया की तरफ से अभी यहाँ देख ले तो पोलैंड एक्शन ले रहा है, तो रशिया प्लानिंग कर रहा है कि नेक्स्ट जो अटैक होगा वो पोलैंड पे भी हो सकता है।
ये यहाँ पे और एक स्टार्ट हो सकती है वॉर, तो हम लोग सोच सकते हैं कि एक्सटेंसिवली ये चीजें और बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी, ये चीजें और बढ़ी तो मार्केट और भी क्रैश होगा। तो हम लोग ये सिनेरियो जब तक के कहीं ना कहीं एक दो पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करें। हाँ, जो ट्रेडर है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेडर्स अप्स एंड डाउन में ऑप्शन हो फ्यूचर हो इनमें पैसा कमा सकता है अच्छा सा लेवल्स ट्रैक करके। ये पार्ट हुआ इनका। सेकंड पार्ट है कि ये मंथ एंड में 29-30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि नेटो का मीटिंग है। नेटो जो अलायंस है 30 कंट्रीज का, यूएसए का, उनका मीटिंग है जो कि 29 और 30 जून को है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, जहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन किया है। तो अगर ये लोगों को एप्लीकेशन वहां पे रिव्यू किया जाता है तो रशिया इन पे भी अटैक कर सकता है, जो कि यूक्रेन वॉर शुरू होने का रीजन वही था कि इन्होंने नेटो में जाने के लिए एप्लीकेशन दिया। तो ये चीजें वापस से हो सकती है ऐड, एक वॉर झेली नहीं जा रही है दुनिया से, दूसरी तीसरी वॉर शुरू हो गई तो फिर यहाँ पे हम लोग महंगाई कहाँ के कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये चीजें। दूसरी ओर हम लोग अगर मार्केट देखें तो ये सिर्फ सेंटिमेंट क्रिएट का सिर्फ एक वर्चुअल डिस्कशन नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है वहां पे ऐसा सकता है, तो रियलिटी में हमको देखने को मिल रहा है जो भाव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो डॉलर इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो लाइफ टाइम हाई पे है। डॉलर इंडेक्स देखें हम लोग लाइफ टाइम हाई पे है, और हम लोग टेक्निकल स्टडी ज्यादा करते हैं तो टेक्निकल स्टडी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लाइफ टाइम ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 104 तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये और भी लंबा चल सकता है, 110 115 120 तक से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि ये प्रीवियस लेवल ब्रेक हुए और 88 से डॉलर सीधा 100 तक गया। 12% का हाइक मीन्स 1% अगर बढ़ता है डॉलर इंडेक्स तो यहाँ पे सरप्लस से कंट्री डिफिसिट में आ जाती है। तो ये बहुत ही वरीड सिचुएशन है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी चीजें जो वो कंट्री उनके फेवर में काम कर रहे हैं, ना कि दूसरी कंट्रीज को फॉलो कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, उसी साथ यूएस 10 ईयर बॉन्ड, यूएस 10 ईयर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूएस 10 ईयर में 3.16% का जो है बॉन्ड का यील्ड हाई हो चुका है। तो ये भी अभी लाइफ टाइम हाई पे, ये अगर और बढ़ा है तो ये चीख चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपको रेट हाइक करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये महंगाई की ओर हमको इशारा कर रहे हैं। तो टेक्निकली हम लोग देखें कि अभी इंडियन मार्केट भी क्यों गिर सकते हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखें डॉलर है 77.96 जो कि लाइफ टाइम हाई पे है। प्रीवियसली हमने देखा कि ये एक रेंज पे स्टेबल हो गया था जो कि 69 पे था, और 69 लेवल हमने देखा कि पिछले 5 साल तक उसने ब्रेक नहीं किया था, बट जैसे 69 ब्रेक हुआ तो हमको हाई देखने को मिला 77। 69 टू 77 ऑलमोस्ट 10-12% हाइक हुआ है। तो जो चीजें हम लोग क्रूड खरीद रहे हैं उसका हमको 10-20% 30% ज्यादा देने को पेमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमारे एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होंगे, इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो ऑब्वियसली कंट्री सफर करेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई पे डॉलर है 77 यूएसडी आईएनआर वर्सेस डॉलर 77.12 से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एस्टिमेटेड है आराम से 81 जाएगा। अगर ये 81 जाता है तो हम लोग देखेंगे इंडेक्स में हमको यहाँ से 10-20% आराम से करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर दूसरा एक डिटेल स्टडी करेंगे तो यूएसडी आईएनआर वर्सेस निफ्टी, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। जब ये ऊपर जाता है तब मार्केट नीचे आता है, सिंपल है। इसको अपना सेशन होने के बाद में एक बार स्टडी करके देखना कि कोरोना हो या कुछ और सेशन और इवेंट हो, ये अपोजिट ही चलता है। डॉलर बढ़ेगा तो इंडेक्स नुकसान होगा मार्केट में, तो इंडेक्स से नीचे आते हैं। तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे है तो इंडेक्स भी ये आराम से नीचे में ब्रेक कर सकता है।
तो अभी हम लोग टेक्निकली अभी देखेंगे कि निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है और इन बैंक निफ्टी। तो ये सारे सिनारियो देखने के बाद में अभी हम लोग सिर्फ निगेटिव की बात नहीं कर रहे, जो फैक्टर सामने है वो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सरप्राइज आता है कि अचानक सीज फायर हो गया, उसके बाद में इन्फ्लेशन में तो कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा नहीं हमको। इन्फ्लेशन कम से कम 3-4 महीने लेगा कि हमको स्टेडी और रिपोर्ट आएंगे सामने कि इतना इतना रिकवरी हो रहा है इकोनॉमी में, इतना इतना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तब जाके मार्केट स्टेबल होंगे। अभी हम लोग देखें तो निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट हमने डेली वीडियो में भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये 15,750 15,700 टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी 1-2 टाइम, और ऊपर में देखें तो ऊपर में 18,150 ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। तो ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, इस मीन्स क्या हो रहा है कि मार्केट जो है इनडिसीजन है। मार्केट इनडिसीजन इसलिए हमको देखने को मिल रहा है कि ऊपर भी जा रहा है वापस नीचे आ जा रहा है, नीचे जाके वापस ऊपर आ जा रहा है। बट कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रह सकता है। पिछले 6 महीनों से हम लोग देख रहे हैं, 6-7 महीनों से कि ये ऐसा ही कर रहा है, बट अभी कहीं जाके मार्केट डायरेक्शन ले सकता है। ये मंथ एंड तक अगर ये ऐसा ही क्लोज होता है तो हमको शार्प डाउनफॉल नीचे में देखने को मिलेगा। 14,200 14,400 तक के निफ्टी आराम से आ सकता है। और अगर फ्राइडे का मार्केट हमने डिस्काउंट किया यूएसए का, तो 16,200 पे क्लोज हुआ है, तो 16,000 के नीचे ही हमारा मार्केट कल ओपन हो सकता है, हाई चांसेस है। उसके बाद में ये सपोर्ट जो ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुके हैं, तो ये भी इजीली ब्रेक करेगा। अगर 15,750 के नीचे निकलता है मार्केट, तो यहाँ से फिर हमको 15,500 और फिर शार्प फॉलिंग देखने को मिलेंगी 15,000 तक के। 15 के बाद में धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आएगा। एक एक चीजों को मार्केट अदर इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम लोग, तो मार्केट 2 लेग आगे सोचता है कि आगे महीना आगे क्या हो सकता है, नंबर भी आ गए, रेट हाइक भी हो गए, तो और बड़ी सिचुएशन क्या हो सकता है, ये मार्केट डिस्काउंट करके चलता है। तो ये लेवल्स हम लोगों को ब्रेक होते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी बात की यहाँ पे हमने देखा कि बायर्स नीचे आए, नीचे से सपोर्ट हुआ और बायर स्ट्रांगली ऊपर लेके गए, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बायर कमजोर हो गए, कि खास कोई रैली हमको देखने को नहीं मिला। जैसे कि वीकली चार्ट हम लोग देखे कि नीचे आया, वापस से अच्छी खासी 4 हफ्तों की रैली हुई, नीचे आया, वापस 4 हफ्तों की रैली हुई। यहाँ पे हम लोग देखे तो सिर्फ 2 ही हफ्ते ऊपर चला है और वापस से सेलिंग के लिए रेडी हो गए। तो बायर अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि वापस से मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है, ये रैली कमजोर हो सकती है। ऊपर में कोई खास है कि ये लेवल सपोज नहीं ब्रेक हो रहा है और पूरा सिनारियो चेंज हो सकता है, तो कोई खास चेंज नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि ऊपर भी अगर ब्रेक कर रहा है तो ये यहाँ पे इसको भी जाना पड़ेगा कि 16,800 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 17,400 तक जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। क्योंकि बाकी ग्लोबल मार्केट गिर रहे तो हम लोग अपोजिट में जा सकते हैं, सब कंट्री और सब कमोडिटीज इंटरलिंक है। बैंक निफ्टी देखेंगे हम लोग तो, और इसमें एक चीज, अनदर चीज एक और ऐड करना चाहूंगा कि मंथली चार्ट अगर हम लोग देखें तो ये जस्ट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 6-7 महीने 7-8 महीनों से मार्केट एक स्टडी। सेम अगर हम लोग पीछे जाए पास्ट में, तो यहाँ पे 2015 से ये 2016, तो ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया, पूरा 1 साल मार्केट नीचे रहा। यहाँ पे जैसा सिनारियो था कि भले ही हमको शार्प फॉल देखने को ना मिले कि एकदम से जो कोरोना में जैसी गिरावट हुई, तो ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसी गिरावट कब देखने को मिलती है कि मार्केट में सरप्राइज हो। जैसे कोरोना, किसी ने एस्टिमेट किया था कि प्रेडिक्ट किया था कि कोरोना ऐसा आएगा कि एक्सटेंसिवली सब कुछ बंद हो जाएगा, नहीं। इन्फ्लेशन ऐसा हो रहा है क्या कि हमको कल रात को ही मालूम पड़ा अचानक से कि इन्फ्लेशन चालू हो गया है, नहीं, ये धीरे धीरे स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे ही एंड होगी। वैसे ही मार्केट धीरे धीरे रिएक्ट करेगा नीचे आना, और धीरे धीरे ही ऊपर के लिए मूव करेगा। तो ये एक जस्ट पार्ट ऑफ साइकिल है, ऐसा नहीं कि पहली बार गिरा है। जैसे कि अभी हम लोग वी शेप रिकवरी देखा 2003 से 2008 तक के, तो वी शेप गिरा है मार्केट, जो कि हमने ये चीज वी शेप कोरोना में भी देखी कि कोरोना में वी शेप गिरा, वी शेप रिकवरी हो गई। उसके बाद में हमने देखा कि 2008 से उभरा तो सही मार्केट 1 साल में, बट 2 साल उसने यहाँ पे टाइम पास किया, 3 साल, और 2014 के बाद में हमको एक फ्रेश रैली देखने को मिली। बट यहाँ पे ऐसा है क्या कि हमको 2014 में इन्वेस्ट करना चाहिए था? फिर टेक्निकली राइट है कि जो ट्रेडर्स है उन लोगों के लिए राइट अपॉर्चुनिटी थी कि भाई 2014 के साथ में अंधा पैसा बनना चालू होगा अच्छा खासा, बट ये राइट समय होता है इन्वेस्टमेंट का कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड में तगड़ा पैसा बनता है। क्यों? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग देखें तो
जितना मार्केट नीचे उतने कम रेट में ज्यादा यूनिट मिलते हैं हम लोगों को। तो वो मार्केट काम की चीज होती है कि जैसे आज मैं चालू कर रहा हूँ एसआईपी, तो आने वाले 1-1.5 साल 2 साल मेरे को मार्केट अगर नीचे रहेगा तो मेरा अच्छा खासा नंबर ऑफ यूनिट जमा आ जाएगा और उसमें अच्छी खासी यूनिट अमाउंट जमा हो जाएगी। फिर बाद में मार्केट चलेगा तो हमको यूनिट अच्छे खासे आ चुके होंगे और उसके बाद में अच्छा रिटर्न मिलेगा देखने को। बट भागते हुए मार्केट में क्या होगा, कुछ यूनिट यहाँ पे आए, 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 ऐसे एवरेज होते होते ऊपर आ जाएगा एवरेज और मार्केट क्रैश हुआ कि निगेटिव। फिर मेरे को एक साइकिल और रुकना पड़ेगा जब जाके वापस रिटर्न मिलेगा। बट जिन्होंने यहाँ पे एसआईपी चालू किए या यहाँ पे चालू किए वो 2 साल तक आराम से स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट के ऊपर जा नहीं रहा है। और जैसे मार्केट में जाएगा वो तो 2-3 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है तो बेनिफिट मिलना शुरू होगा और अच्छा खासा उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सेम है कि जो स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया है वैसा ही यहाँ पे स्लो एंड स्टडी हमको मार्केट नीचे आते हुए दिखेगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी जो लेवल से ये 2 टाइम टेस्ट हो चुका है तो ये ऑलरेडी नीचे आने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी देखेंगे हम लोगों, ट्रेडर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट ट्रेडर्स के लिए ऐसा है कि नॉन ट्रेडर ही पैसे कमा सकते हैं, बाकी में ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है कि गैप अप गैप डाउन हमको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। निफ्टी में जो डिस्कशन किया हमने वही सेम हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि बाउंस अच्छे खासे आए थे नीचे से, बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 हफ्ते के बाद में वापस से गिरने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। और सेकंड थिंग कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक रेंज में क्लोज हुआ है, ये रेंज में सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूसली और ऊपर से जो रेंज आ रही है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक नैरो रेंज होते जा रहा है, नैरो रेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं डिसीजन लेगा और मंडे मार्केट हम लोग देखेंगे कि ये यहीं पे नीचे ओपन होगा 500 पॉइंट कम से कम 33,900 के आसपास ओपन हो सकता है 34,000 के नीचे। तो ये ब्रेक करने के लिए रेडी है, 2 टाइम नीचे टेस्टेड है, 2 टाइम ऊपर टेस्टेड है। तो ये जैसे नीचे ब्रेक करेगा और इंडेक्स अगर 10% नीचे आ रहा है तो स्टॉक कम से कम 25-30% नीचे हमको देखने को मिलेंगे। तो यह अपॉर्चुनिटी है, नीचे आए इसमें हमको बाय करना ऐसा नहीं है। इस पे हम लोग और लेक्चर आगे नेक्स्ट संडे में कवर करेंगे कि कौन से स्टॉक पे हमारा ध्यान होना चाहिए और कौन से स्टॉक पे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी ये आगे जाके एक एक्सटेंसिवली हमको रिटर्न दे सकता है। इंस्टेड के अभी हमने जो प्लानिंग किया, जो सिनेरियो देखा है, इसमें एक ही चेंज हो सकता है कि मार्केट में कुछ नया सरप्राइज आए और सरप्राइज के लिए हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सरप्राइज आएंगे तभी मार्केट ऊपर नीचे होगा। जैसे कि अभी हमको एक एक चीजें देखने को मिल रही है कि मार्केट इन्फ्लेशन है, ये और चीजें, एक और वॉर चालू हो गई तो एक नया सरप्राइज आएगा मार्केट के लिए और ये वापस से गिरना शार्पली शुरू कर देगा। ये सब चीजें ध्यान में देखते हुए हम लोगों को मार्केट और नीचे आएगा। बट यहाँ पे हम लोगों के एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे 33,300 से वापस एक बाउंस आएगा तो वहां पे हम लोग प्ले कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कौन से स्टॉक पे ध्यान होना चाहिए और कौन से स्टॉक से नहीं। जो स्टॉक ऑलरेडी कोरोना लेवल्स के आसपास है, नीचे आ गए हैं, उन लोगों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि हर स्टॉक का एक साइकिल होता है, वो साइकिल के हिसाब से ही वो ट्रेड करते हैं कि आने वाले भले ही मार्केट 1 साल बाद ऊपर आ जाए बट बहुत सारे स्टॉक जो है वो फिर भी गिरते रहेंगे 2-3 साल के लिए। जैसे वो मार्केट हमने 2018 से 2019 में देखा कि यहाँ पे सिर्फ 7 से 8 स्टॉक ऊपर लेके गए मार्केट को और वहां से सिर्फ बाकी सेक्टर सब लोग नीचे आ रहे थे। जैसे आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर 18-19 से नीचे गिर रहा है, मेटल, फार्मा कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, सिर्फ फाइनेंस स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके गए थे। तो मार्केट को ट्रैक करना अलग चीज है और स्टॉक स्पेसिफिक अलग चीज है कि स्टॉक का साइकिल अलग होता है। तो वहां से हम लोग उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मार्केट जो ऊपर जाने वाला है, कौन से स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, वहीं पे हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा ये राइट टाइम है कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में सही टाइम है कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो ये यहाँ से मार्केट अभी स्लो एंड स्टडी रहेगा, नीचे ज्यादा हमको अपसाइड देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे बाउंस आएंगे। तो बाउंस में निकलने की कोशिश करना अगर आप कोई शेयर में फंसे हुए हो तो। बाकी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खास कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ से हम लोग गेन कर सकते हैं। स्टॉक एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है, स्टॉक एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, बट स्टॉक में ऐसा है कि लमसम डालो राइट टाइम पे तो ये अच्छा पैसा बनता है। बाकी एवरेजिंग हो गया
तो लॉन्ग टर्म के लिए ही वो प्रॉफिटेबल है।